नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल पर एग्ज़ाम इनसाइडर पर। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का यूपी पेट 2023 से का लगभग लास्ट डेट होने वाला है कि फॉर्म का। तो अभी तक जो नहीं बच्चे भरे हुए हैं वो जाके फॉर्म को भर दें, उसके बाद अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। लगभग मान के चलिए आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम हो सकता है। तो चलिए फिर से आज हम आप लोगों के लिए स्टैटिक के जीके जीएस से के क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें क्वेश्चनों के जो संख्या स्ट्रेंथ है उसमें 30 है। कितने हैं? 30 क्वेश्चन है। आप लोगों को ये बताना है 30 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए समय न खराब किया जाए, देखा जाए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। ऑप्शन आपका है रेगिस्तान का टीला, नदीमुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए होता क्या है, जो आपको मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। किस भाषा में? सिंधी भाषा में होता है। और वर्ष 1922 में रखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। कौन किया था इसकी खोज? मोहनजोदड़ो की रखाल दास बनर्जी 1922 में। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे प्रश्न में आते हैं। देखिए आपसे दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। आपसे कह रहा है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? किस भाषा में की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्राकृतिक भाषा में, पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, चित्रलेखी भाषा में। तो किस भाषा में की गई थी? तो ये की गई थी पाली पाठ यानी पाली भाषा में किया गया। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आमजनों की भाषा थी, मतलब कि लोगों की। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में भी लिखे गए। बाद में किस में लिखे गए? संस्कृत में भी लिखे गए, लेकिन आपको उत्तर अभी क्या होगा? पाली भाषा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा आपसे क्या कह रहा है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो उस सुल्तान का नाम बताना है। तो उस सुल्तान का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो किसने घोषित कर दिया था? कुतुबुद्दीन मुबारक ने। तो इस उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने मानने से इनकार कर दिया था, इसने तो अपने आप को खलीफा ही घोषित कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? क्वेश्चन है आपका, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? क्वेश्चन नंबर 4 का आपको बताना है। तो कितनी बार? 4 बार, 1 बार, 3 बार, 2 बार। तो कितनी बार लूटा था? 2 बार शिवाजी ने लूटा था। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी 1627 से लेकर 1680 तक, 1627 से 1680 तक ने सूरत को 2 बार लूटा। प्रथम बार 1664 में और दूसरी बार 1670 में। सॉरी ये 16, तो पहली बार 1664 में, दूसरी बार 1670 में शिवाजी ने सूरत को लूटा था। इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 बार। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 5 पर। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत में सिपाही विद्रोह पूछा है तो राजकोट से, चंपारण से, बरेली से, मेरठ से। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मेरठ से। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से शुरू हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत 1857, लगभग सभी बच्चों को पता होगा 1857 की क्रांति 1857 में मेरठ में हुई थी। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? उनका नाम बताना है। तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी ने वर्ष, यहाँ पर आपको बताना है किस वर्ष में। यहाँ
10 से यहाँ पर होना चाहिए नेपाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। तो कब? 1854 में, 63 में, 94 में, 74 में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1894 में महात्मा गांधी ने नेपाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। देखिए, महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में नेटाल भारतीय, सॉरी नहीं, नेटाल ही रहेगा, उसका नाम नेटाल है। तो नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। यह संगठन दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए गठित किया गया था। ध्यान रखिए, जो नेटाल भारतीय कांग्रेस है, ये जो इस कौन से दक्षिण अफ्रीका के साइड में जो देश थे उनके लिए किया गया था। वहाँ पर जो भारतीयों के साथ भेदभाव होता था उनसे निपटने के, उसको देखभाल करने के लिए किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग अपने 8 पर। कह रहा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? पहली बार कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1943, 1944, 1945, 1946 में। तो कब आया था? ये आया था आपका 1946 में। 1946 ईस्वी में। देखिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके दो सदस्य थे, एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर। देखिए, हम दोनों लोगों को नाम फिर से बता दे रहे हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर। ठीक, तो भारत में पहली बार कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। करके निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया? उस उपन्यास का नाम बताना है। परीक्षा गुरु, अनंत मठ, रंगभूमि, पद्म राग। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा आनंद मठ। ठीक, देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित, आप ये भी ध्यान रखिएगा, आनंद मठ के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ना, कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इनके द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आनंद मठ को। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आनंद मठ का रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है सी राजागोपालाचारी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत को बोल रहा है, जबकि स्वतंत्र भारत के दूसरे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी थी। देखिए, यहाँ आपसे भारतीय गवर्नर जनरल पूछा, भारत का पूछा है, यानी कि भारत का कौन सा मतलब नागरिक था या निवासी था जो भारत का क्या बना? प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो उस सी राजागोपालाचारी। अब बाकी स्वतंत्र भारत के प्रथम की अब बात करेंगे, जो अंग्रेज था, तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग 11 पर। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर? क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो भारत का क्या स्थान है? 7वां स्थान है। यानी कि भारत का जो एरिया है, जमीन है, वो कितना है? 7वें, मतलब कि 7वें नंबर पे आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 12 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का एक उदाहरण है? मोड़दार, हिमालय, रॉकी, अरावली, एंडीज। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत। कौन सा? अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ है का उदाहरण है, जबकि रॉकी, हिमालय और एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं मोड़दार यानी फोल्डेड माउंटेन्स का उदाहरण है। ध्यान रखिए, कौन कौन से? आपका रॉकी और हिमालय और एंडीज पर्वत मोड़दार पर्वतों के उदाहरण है। सॉरी, यहाँ पूछा तो नहीं है, इसलिए हम ठीक यहाँ नहीं, बाकी हिमालय, रॉकी, एंडीज। देखिए, हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं। अरावली एक किसका एग्जाम्पल है? अरावली अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है? अवशिष्ट है। देखिए, अवशिष्ट ऐसे रहेगा, अवशिष्ट पर्वत। ठीक, बाकी आपके हिमालय, रॉकी और इंडीज, ये जो पर्वत है ये माउंटेन के एग्जाम्पल, मतलब कि फोल्डेड माउंटेन है। कैसे हैं?
फोल्डेड यानी देखिए रॉकी और हिमालय एंडीज ये श्रृंखलाएं मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। मोड़दार पर्वत का, मोड़दार यानी फोल्डेड। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 13 पर। देखिए 13 आपसे क्या कह रहा है, हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? सुवर्णरेखा नदी पर, कृष्ण नदी पर, गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर। तो कहाँ पर है ये है सुवर्णरेखा नदी पर। सुवर्णरेखा नदी पर ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर है। यह झारखंड राज्य में रांची के निकट अवस्थित है। यानी कि ये जो सुवर्णरेखा नदी है किस राज्य में पड़ेगा? झारखंड। कहाँ पर? झारखंड स्टेट में पड़ेगा। झारखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, ग्रांड कैनियल किस नदी पर स्थित है? ग्रांड कैनियल किस नदी पर स्थित है? तो ग्रांड कैनियल किस नदी पर है? ये है कोलोरेडो। कोलोरेडो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ग्रांड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो नदी पर स्थित है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी कि जो ये ग्रांड कैनियन है, ग्रांड कैनियन कहाँ पर पड़ेगा? यूएसए यानी कि अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में। और नदी के क्या नाम है? नदी का नाम है कोलोरेडो। कौन सा? के कोलोरेडो नदी पर। तो ग्रांड कैनियल किस नदी पर है? कोलोरेडो नदी पर है। और किस देश में पड़ता है? अमेरिका देश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, यूएसए। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों यदि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से वीडियो को शेयर करिए, तभी हमारा उत्साह भी बढ़ेगा। देखिए चलिए, और आपको बताना है आपको 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अभी तक हमने 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। देखिए अभी 15 को उत्तर क्या मिला हमको? कजाकिस्तान मिला। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश का नाम पूछा है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा आपको उत्तर? कजाकिस्तान हो जाएगा। वर्ष 2019 में इस मतलब देखिए कजाकिस्तान का प्रथम स्थान है, जबकि कनाडा द्वितीय स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पे है। टॉप पे कौन है? कजाकिस्तान है। और दूसरे पे कौन सा है? दूसरे देश पे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया नहीं, कनाडा दूसरे पे, कनाडा दूसरे पे है। कनाडा दूसरे पे है, कजाकिस्तान आपका पहले पे है, और तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है। तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 16 पर। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा दूध के मामले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर, राजकोषीय घाटा का अर्थ बताइए। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा का अर्थ पूछा है आपसे। तो राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। सरकार के कुल यानी सरकार कितनी कमाई कर रही है और कुल खर्च कितना कर रहा है, उनका अंतर ही क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। यानी सरकार की कुल कमाई कितनी है, यानी कितना टैक्स वसूलती है, और टैक्स लेने के बाद और सरकार कितना खर्च कर देता है, वो दोनों को घटा दिया जाए आपस में, तो क्या कहलाएगा? राजकोषीय घाटा कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? योजना आयोग जो कि इस समय क्या चला? नीति आयोग नाम से इसका रख दिया गया है। योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1950। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, राष्ट्रीयकृत यानी कि कैसे नेशनल बैंक कितने हैं? तो कुल कितने नेशनल बैंक हैं? 12 नेशनल बैंक है। कितने हैं? 12 नेशनल बैंक है। देखिए वर्तमान में स्टेट बैंक इंडिया सहित कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई। कितनी हो गई है? 12 हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य अर्थ बताइए क्या होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, मतलब दोनों उसमें मिले हों, निजी भी हो और प्राइवेट भी हो, सरकारी भी हो। सार्वजनिक मतलब कि पब्लिक सेक्टर और
प्राइवेट है। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों की उसमें क्या हो, विद्यमानता, मतलब दोनों मिल के काम करते हों। तो इस प्रकार से आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब क्या हो गया, उत्तर आपका निकला बी वाला बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था, कब अपनाया था? 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947 से, यानी कि यहाँ पर ये 2 बार रिपीट हुआ है आपका 26 जनवरी 1947, और फिर डी 26 नवंबर 1949, ये 26 जनवरी 1947 यहाँ भी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर होगा नहीं हाँ ये 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 आपका उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। आज 26 जनवरी 1950 से यह पूर्णतः लागू हो गया था। लागू कब हो गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। देखिए हमसे इस दोनों ऑप्शन से मतलब भी नहीं, दोनों ऑप्शन सेम सेम है, लेकिन हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा, 26 नवंबर 1949। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 1922 आर्टिकल। आर्टिकल नंबर क्या है, 19 से लेकर 22 तक के क्या बताया गया है, संविधान के अंदर हमारे स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार है 1922 आर्टिकल, 1922 से लेकर स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 1922, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा का कार्यकाल कितने बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? अभी तक जो लोकसभा होता है, पार्लियामेंट होता है, कितने वर्षों तक, मतलब कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, इनमें से कोई नहीं। वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन यहाँ कितनी बार करके 6 बार कर दिया गया था। तो कितनी बार कर दिया गया था? 1 बार ही किया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए लोकसभा का कार्यकाल अब तक केवल 1 बार वर्ष 1975 में, वर्ष 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष तक किया गया था। ठीक, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 वर्ष। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि रिटायर कब होते हैं? तो ये कब हो जाता है रिटायर? ये हो जाते हैं 65 वर्ष तक, 65 वर्ष तक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है पंचायत का, यानी कि जो ग्राम प्रधानी जो ग्राम का चुनाव होता है ग्रामीण वाले, तो 5 साल के लिए उनका कार्य होता है। ऑप्शन है आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखा है कौन सा संशोधन था, तो वो कौन सा था, 73वां संशोधन था। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 26 पर। 26 सबसे कह रहा है बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो ये साइंस का क्वेश्चन है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको तो क्या होगा, घट जाएगा, घट जाएगा। स्केटिंग जो पैरों पर पहन के चलते हैं, इधर घूमते हैं, नाचते हैं, उसकी स्केटिंग बोलते हैं। तो बोला कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, यानी कि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो होता है हमारा गलनांक होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पर, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया? आर्किमिडीज ने, रुआल अमुंडसन ने, जे थॉमसन और रुडोल्फ डीजल ने। तो आपका उत्तर जे थॉमसन, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। आपका उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? अग्नाशयी वाहिनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रासकिया। तो क्या हो जाएगा, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन,
लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है, यानी कि जो आरबीसी बनता है उसके लिए कौन सा शरीर का अंग महत्वपूर्ण होता है। तो फिर से सुनिए, आरबीसी कोशिका जो होती हैं तो निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है, मस्तिष्क, फेफड़ा, अस्थि मज्जा, हृदय। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। देखिए साथियों, अब फिर से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं। आपको कमेंट करके बताना है आपका कितना सही हो रहा है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके। ठीक, तो उम्मीद करते हैं साथियों आप लोगों की हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। अब क्लास को इसी में विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।